नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए वो है जैव विकास। जैव विकास जीवों में एक क्रमिक रूप से जीवों का एक विकास हुआ है, जिसके अंतर्गत जैसे हम इस टॉपिक में इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जीवों के शरीर में लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन होते गए और उन परिवर्तनों से जीव जो है वो निम्न स्तर से उच्च स्तर के जीवों में कन्वर्ट होता गया, परिवर्तन उसमें होते गए। अगर मैं बात करूं हिंदू माइथोलॉजी की, तो एक दशावतार का वहां पर एक कॉन्सेप्ट है, 10 अवतार का विष्णु का, है ना। भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए। वो कॉन्सेप्ट शुरू होता है जलीय अवतार से उभयचर अवतार होते हुए आधा नर आधा पशु से लेते हुए पूर्ण पशु के रूप में। यानी हमें माइथोलॉजी से भी, अवतारवाद से भी, आध्यात्मवाद से भी जैव विकास जो है वो प्रमाणित होता है। इसी पे कई वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए और इसी पे जैव विकास को प्रमाणित किया। जैव विकास के संबंध में हम जब प्रमाण देखेंगे तो उसमें कुछ तथ्य लेंगे, उनमें कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो देखेंगे अपन। तो हम देखेंगे क्या उसमें, हम सबसे पहले देखेंगे इसमें कुछ समजात अंगों के बारे में। जीवों में कौन से अंग? समजात और समवृत्ति या समरूप जो अंग होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। समजात और समवृत्ति अंग जो संरचना में समान होते हैं वो समजात अंगों में आएंगे, जो कार्य में समान है वो समवृत्ति अंगों में आएंगे। इसके अलावा हम जैव विकास के प्रमाण में देखेंगे जीवों में मिलने वाले अवशेषी अंगों के बारे में। यानी जैसा हम डायग्राम से देख पा रहे हैं, पहले मनुष्य जो है वो बंदर जैसा था, लेकिन जब वो सीधा धीरे धीरे खड़ा होने लगा, 4 पैरों से चलने की जगह है अपने पश्चपाद पे चलने लगा, तो उसमें कुछ अंग जो हैं जिनकी उपयोग नहीं रह गया, तो वो धीरे धीरे लुप्त हो गए। लेकिन फिर भी कुछ अंग बचे रह गए जिन्हें हम अवशेषी अंगों के नाम से जानते हैं। इन अवशेषी अंगों से भी जैव विकास जो है वो प्रमाणित होता है। इसी के साथ में कुछ योजक कड़ियों का हम अध्ययन करेंगे। योजक कड़ियों का हम अध्ययन करेंगे। ये योजक कड़ियां जो है ऐसे कुछ गुणधर्म बताती है जिनसे उनका विकास हुआ है। कशेरुक से अकशेरुक में अकशेरुक से कशेरुक में किस तरह ट्रांसफर हुआ है, जलीय जीवों से स्थलीय जीवों में किस तरह ट्रांसफर हुआ है, जंतु पादप और जंतुओं में कौन से गुण समान थे। तो ये योजक कड़ियां जो है वो कुछ गुणधर्मों के आधार पर हमें जानकारी देती है। तो दोस्तों देखते हैं जैव विकास क्या है। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तन होता है और नए जीवों की, अधिक जीवों की उत्पत्ति होती है, जिसे जैव विकास के नाम से जानते हैं। इनके बारे में अगर हम बात करें तो लेमार्क ने, जिसे हम लेमार्कवाद के नाम से जानते हैं, लेमार्कवाद के नाम से जानते हैं। इसके अलावा डार्विन ने बताया, जैव विकास पर डार्विन का सबसे महत्वपूर्ण मत माना जाता है। इसके बाद में उत्परिवर्तन के बारे में हुगो डी व्रिज ने बताया, हुगो डी व्रिज ने बताया। उसके बाद में हम लेमार्क का खंडन किया, विजमेन ने किया। तो कुछ वैज्ञानिकों के हम नाम पढ़ेंगे जिन्होंने जैव विकास से संबंधित काम किया। वालेस का एक नाम और आएगा। तो बहुत सारे अपन नाम इसमें देखेंगे। तो लेमार्क ने लेमार्कवाद दिया, डार्विन, हुगो डी व्रिज, इन्होंने अपने अपने प्रमाण जो है वो प्रस्तुत किए। आगे हम देखते हैं सबसे पहले समजात अंगों के बारे में। समजात अंग के बारे में जैसे हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, इन अंगों की विशिष्टता यह है कि जीवों के अंदर इन अंगों की जो संरचना है वो समान होती है। संरचना है वो समान होती है, परंतु इनके जो कार्य हैं वो अलग अलग होते हैं। संरचना जो है वो समान होती है, जबकि कार्य जो है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो देखते हैं, जैसे हम चमगादड़ का ये पंख देख पा रहे हैं, इसी तरह सील है,
इसी तरह सिंह का अग्रपाद है, इसी तरह चिंपैंजी है और मनुष्य है। यहां पर चमगादड़ में जो अग्रपाद है वो उड़ने के काम आ रहा है, शेर के अंदर वो चलने के काम आ रहा है, मनुष्य के अंदर हाथ से कुछ पकड़ने वो कार्य करने के काम में आ रहा है। सभी की मूल रूप से क्या समान है? संरचना समान है, लेकिन क्या अलग अलग है? कार्य जो है वो अलग अलग है। तो दोस्तों यहां पर ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपायोजित हो जाने के कारण असमान दिखते हैं, लेकिन रचना भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण चमगादड़ का पंख, घोड़े की टांग, बिल्ली का पंजा, मनुष्य का हाथ, इन सब की संरचना एक जैसी होती है। यहाँ सील का जो फ्लीवर है वो तैरने में काम आता है, चमगादड़ का पंख है उड़ने में काम आता है, घोड़े की जो टांग है वो दौड़ने में काम आती है। तो जिन अंगों की संरचना समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं वो समजात अंग कहलाते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है समरूप अंग। इन्हें हम समवृत्ति भी कह सकते हैं। समवृत्ति दोस्तों, वृत्ति यानी कार्य, याद रह जाएगा, वृत्ति यानी कार्य, सम शब्द से मतलब समान कार्य, तो समवृत्ति अंग वे अंग जिनमें क्या है? समवृत्ति अंग कौन से होंगे? वे अंग जिनके कार्य समान हो, कार्य समान हो लेकिन उनकी जो संरचना है वो अलग अलग होती है। कार्य समान परंतु संरचना और भ्रूणीय परिवर्धन में अंतर होता है, वो समवृत्ति अंगों के नाम से जाने जाते हैं। यहां हम देख रहे हैं चमगादड़ का, पक्षी का और कीट का। तो यहां पर ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपायोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना और भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कार्य क्या है? समान है, लेकिन रचना क्या है? भिन्न भिन्न है। उदाहरण तितली, पक्षी, चमगादड़ के पंख उड़ने का काम करते हैं। तीनों जो पंख हैं वो काम उड़ने का करते हैं, ठीक है, कार्य उड़ने का करते हैं, लेकिन संरचना बिल्कुल अलग है। चमगादड़ के पंख अलग दिखाई देते हैं, कीट के पंख अलग दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर पक्षियों के पंख की रचना अग्रपादों में, चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 अंगुलियों धड़ के बीच में फैली हुई त्वचा से होती है। यानी इनकी पंखों की संरचना पूर्ण रूप से अलग अलग है, लेकिन काम करने का तीनों में ये उड़ने का कार्य कर रहा है। अगला देखते हैं आगे, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जो जीवों के पूर्वजों से हैं और वर्तमान में वो उपयोगी नहीं है, और अवशेष के रूप में बचे हैं। यहां ऐसे अंग जो पूर्वजों में पूर्ण विकसित थे, लेकिन वातावरण, परिस्थितियां, संरचना में धीरे धीरे बदलाव हो जाने के कारण उनका महत्व जो है वो समाप्त हो गया। यानी अभी वर्तमान में वो उपयोग में ज्यादा नहीं काम में आ रहे हैं, इनका क्रमिक लोप होने लगता है, लेकिन उस लोप का कोई अवशेष बचा रह जाता है जिसे हम अवशेषी अंग के नाम से जानते हैं। उदाहरण कर्ण पल्लव की जो पेशियां हैं, कान की जो पेशियां हैं, त्वचा में जो रोम है, पहले हमने जो डायग्राम देखा था, है ना, तो मनुष्य के जो है वस्त्र वगैरह नहीं पहनते थे, तो सर्दी से बचाव के लिए या शरीर की सुरक्षा के लिए त्वचा पे रोम की आवश्यकता थी। लेकिन आज भी इन रोम की ज्यादा उपयोगिता नहीं है, लेकिन ये बचे हुए हैं। मैं अपेंडिक्स के बारे में बात करें, मनुष्य में लगभग 100 से अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं। अगर हम बात करें पहला प्रकाश संश्लेषी जीव का, तो वो साइनोबैक्टीरिया था। एक लाइन आ गई है। पक्षियों का विकास जो है वो सरीसृप से हुआ है। जल और स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास सरीसृपों से हुआ है। अभी मैंने शुरुआत में बात की थी, आपको दशावतार का कॉन्सेप्ट भी बताया था मैंने, जैव विकास की हिंदू अवधारणा। आगे जीवाश्म क्या चीज होती है? जीवाश्म जो है कोई पदार्थ
जैविक अंग, जैविक भाग वो पड़ा रह जाता है और सड़ा गला मृत अंश के रूप में बचता है, वो कहलाता है जीवाश्म। अनेक ऐसे पदार्थ, जीवों, जो पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे, बाद में समाप्त, विलुप्त हो गए, ये जीवाश्म कहलाते हैं। इनका अध्ययन जो है वो जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। अब आगे हम बात करेंगे जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत, जिसमें हम लेमार्क की बात करेंगे, जिसमें हम डार्विन की बात करेंगे, जिसमें हम उत्परिवर्तन की या ह्यूगो डी वृज की बात करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले लेमार्कवाद। ये जो हम डायग्राम चित्र देख पा रहे हैं, ये वैज्ञानिक जो थे लेमार्क थे दोस्तों, ये एक सैनिक थे, ये एक सैनिक थे, पेशे से सैनिक थे। और इन्हें शुरुआत में प्रारंभिक जीवन में सैनिक जो कार्य करते हैं उस रूप में एक जूलॉजिकल गार्डन, हम कह सकते हैं वनस्पतिक उद्यान की सुरक्षा का कार्य सौंपा। और उस उद्यान में सुरक्षा करते करते इनकी जीवों में जैविक विकास किस तरह से वह उनमें रुचि बढ़ने लग गई, और ये धीरे धीरे अपनी रचनाएं उन पे रिसर्च करने लग गए। और बाद में इनके सिद्धांत जो है वो लेमार्कवाद के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है फिलोसॉफिकल जूलॉजी। आपको दो पुस्तकें याद रखनी है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी थी डार्विन ने, और फिलोसॉफिक ऑफ जूलॉजी लिखी है लेमार्क ने। तो लेमार्क एक सैनिक थे, और जब ये कह रहे हैं इनके जो अंतिम दिवस थे जीवन के, उनमें इन्होंने बहुत गरीबी में जीवन यापन किया था दोस्तों। लेकिन बाद में इनके कार्य पर जब लोगों को पता लगा, बहुत गरीबी के अंदर है ना, इनका जो है जीवन बहुत कष्टमय गुजरा, लेकिन रिसर्च करते रहे, अपनी सैनिक का वेतन लगाते रहे, और दुनिया को लेमार्कवाद का सिद्धांत दे गए। लेमार्क का सिद्धांत 1809 में उनकी पुस्तक फिलोसॉफिकल जूलॉजी में प्रकाशित हुआ। जब इन्होंने अपना सिद्धांत प्रकाशित किया उस समय डार्विन का जन्म होता है। डार्विन का जन्म हुआ 1809 में। इस सिद्धांत के अनुसार जीव उनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इनके सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं, और विकासवाद का सिद्धांत कहते हैं। विकासवाद का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बताया, उदाहरण दिया एक जिराफ की गर्दन का। जिराफ की गर्दन का, जहां जिराफ पाया जाता है वहां जो है भूमि पर जो हम कह सकते हैं घास है ना, खाने का खाद्य, वो कम रहा। तो जिराफ ने ऊंचे पेड़ों से भोजन लेना शुरू कर दिया। उस अंग का लगातार विकास होता रहा, और आने वाली पीढ़ियों में आनुवंशिक बदलाव होने लगे, और उनकी गर्दन जो है लंबी होने लगी। रेगिस्तान में भी ऊंट की गर्दन लंबी होने का एक वो भी कारण हम ले सकते हैं। तो ये किसने बताया, ये जिराफ की गर्दन लंबी हुई, तो ये लेमार्क ने बताया। इनकी पुस्तक का नाम फिलोसॉफिकल जूलॉजी, विकासवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया। अगला हम देखेंगे डार्विनवाद। डार्विनवाद, डार्विन ने जो पुस्तक लिखी वो थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन जो है वो एडमिशन तो उन्होंने चिकित्सा में डॉक्टर बनने के लिए लिया, लेकिन बार बार उनको जो अपनी रुचि है वो प्राकृतिक विज्ञान की ओर थी, नेचुरल हिस्ट्री की ओर वो बार बार आकर्षित हुआ करते थे। तो डार्विन ने बाद में अपना क्षेत्र जो है वो नेचर को चुना, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बारे में नाम से जाना जाता है। दोस्तों इन्होंने एक बहुत फेमस यात्रा इनके बारे में जो है वो एक बीगल जहाज पर, है ना, बीगल जहाज पर इन्होंने पूरा चक्कर लगाया था, सर्वेक्षण किया था, जिसमें इनके साथ में इनके साथी थे एक वेलिस। दोनों ने मिलकर बहुत सारी खोज और रिसर्च की थी। चार्ल्स डार्विन बीगल नामक जहाज पर इन्होंने सर्वेक्षण किया, और इन्होंने कहा कि जीवों के बीच में संघर्ष होता है, संघर्ष होता है, और ये संघर्ष उसे अपनी जाति से
जातियों के बीच और पर्यावरण से करना पड़ता है। और इतने संघर्ष के बाद वही जीव जीवित रहता है जो योग्यतम होता है, जिसे योग्यतम की उत्तर जीविता के नाम से जाना जाता है। योग्यतम की उत्तर जीविता यानी जीवन में बहुत संघर्ष है, और उस संघर्ष के बाद में जो जीवित रहेगा वही जीवित रहेगा, वही सक्सेस होगा जो योग्य होगा। मनुष्य में भी अगर हम बात करें तो कई सैकड़ों लाखों शुक्राणुओं में से एक शुक्राणु ही अंडाणु को निषेचित करता है। तो लाइफ की रेस जो है कहते हैं वो वहीं से शुरू हो जाती है। लाइफ की रेस वहां से शुरू हो जाती है, और वो जो अंडाणु निषेचित करता है उससे जीव बनता है, और वही जीव जो है आगे जीवन संघर्ष करता रहता है। तो आगे बात करते हैं। जो डार्विन जो है उनकी जो बातें थी, उनका जो जीवन संघर्ष के बारे में, तो उन सब को गलत कई वैज्ञानिकों ने ठहराया, और वो जो थ्योरी है वो नव डार्विनवाद के नाम से जानी जाती है। नव डार्विनवाद के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो नव डार्विनवाद के प्रवर्तक या हम कह सकते हैं वो विजमेन के सिद्धांत को माना जाता है। विजमेन का सिद्धांत, विजमेन की जर्म प्लाज्म थ्योरी। आगे देखते हैं। नव डार्विन के पश्चात डार्विनवाद को जीनवाद के सांचे में डाल दिया, जिसे नव डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। ज्यादा कोई आपके काम का नहीं। आगे इंपोर्टेंट जो अपने है वो है उत्परिवर्तनवाद। दोस्तों उत्परिवर्तन के बारे में ह्यूगो डी व्रिज ने बताया था। ह्यूगो डी व्रिज याद रह जाएगा, ह्यूगो डी व्रिज। और इन्होंने इस सिद्धांत के अंदर 5 महत्वपूर्ण बातें बताई, जिनमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। उत्परिवर्तन, उत का मतलब होता है अचानक, अकस्मात। तो अचानक होने वाले परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन कहलाते हैं। एक भेड़ का चरवाहा था सेठेराइट, उसने अपनी भेड़ों के समूह में एक अलग प्रकार की टांगों वाली भेड़ देखी। वहां से कहते हैं उत्परिवर्तन का जो कॉन्सेप्ट है उसका वो बनना शुरू हुआ। बाद में इवनिंग प्रीमरोज पौधे पर, ड्रोसोफिला, फलमक्खी पर, इनके बहुत नाम मिलते हैं। तो उत्परिवर्तन के बारे में आगे रिसर्च होना शुरू हुई। तो ये उत्परिवर्तन में मेन क्या बातें हैं कि प्राकृतिक चयन द्वारा क्रमिक विकास के फल स्वरूप उत्परिवर्तन नहीं होता, उत्परिवर्तन अचानक होता है। अगला, उत्परिवर्तन से जो जाति बनती है वो उत्परिवर्तक कहलाता है। ये हमेशा शुद्ध नस्ल का होता है। इंपॉर्टेंट बात, उत्परिवर्तन निश्चित नहीं होते और किसी एक अंग विशेष में या अनेक अंगों में एक साथ भी उत्पन्न हो सकते हैं। जातियों में विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। उत्परिवर्तन के फलस्वरूप अचानक जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो अपने जनक से क्या हो सकते हैं? भिन्न हो सकते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण की बात यह है कि ये उत्परिवर्तन जो होते हैं वो क्या होते हैं? अचानक होते हैं, अकस्मात होते हैं, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। ह्यूगो डी व्रिज। आगे देखते हैं। आगे है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बिल्कुल कंठस्थ करने हैं, याद करने हैं। हम टॉपिक से हमेशा प्रश्न भी लेते हैं। जैव विकास को सबसे पहले किसने बताया? तो लेमार्क ने बताया। विकासवाद का सिद्धांत दिया, किसने दिया? लेमार्क ने दिया। फिलोसॉफिकल ऑफ जूलॉजी किसने लिखी? यहाँ हमने लिया नहीं है। फिलोसॉफिकल जूलॉजी, फिलोसॉफिकल जूलॉजी पुस्तक किसने लिखी? लेमार्क ने लिखी। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया कि प्रकृति स्वयं वर्ण करती है और कौन सा जीव योग्य है? योग्यतम की उत्तर जीविता किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। फिर आगे उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो ह्यूगो डी व्रिज ने दिया। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या ओरिजिन ऑफ लाइफ की पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ने लिखी। सांप के अंग जो हैं वो लोप हो जाते हैं। अंगों के उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत किसने दिया भाई? लेमार्क ने दिया। और कहा जिराफ की गर्दन में उपयोग ज्यादा आता है तो लंबी हो जाती है। सांप जो है वो बिलों में जाता है तो रेंग पैरों से चल के जाएगा, दिक्कत होगी, तो धीरे धीरे वो पैर जो है वो लुप्त हो गए।
ये किस पर आधारित है? ये अंगों के उपयोग और अनुपयोग सिद्धांत से आधारित है। ये किसने दिया? ये लेमार्क ने दिया। आगे, लेमारवाद को अस्वीकृत किसने किया? तो विजमेन ने किया। लेमार्कवाद को भी और डार्विनवाद को भी इसने अस्वीकृत किया। आर्कियोप्टेरिस किनके मध्य की योजक कड़ी है? आर्कियोप्टेरिस एक ऐसा जीव है, डायग्राम लेते हैं अपन, तो आर्कियोप्टेरिस एक ऐसा जीव है जिसमें सरीसृप यानी सांप जैसे होते हैं, रेंगकर चलने वाले जीव है, उनके भी गुण पाए जाते हैं और पंख भी पाए जाते हैं। तो ये जो योजक कड़ी है ये सरीसृप और पक्षी के मध्य की योजक कड़ी है। आपने एक वायरस भी पढ़ा होगा, वायरस, ये सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और आता है, युग्लिना। युग्लिना क्या है? युग्लिना है जंतु और पादप के मध्य की योजक कड़ी है युग्लिना। तो यहां 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न अपने को याद करने हैं। पादप और जंतु के मध्य की योजक कड़ी युग्लिना, सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी वायरस, सरीसृप और पक्षी के मध्य की योजक कड़ी तो आर्कियोप्टेरिस, याद रह जाएगा, आर्कियोप्टेरिस। आगे, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ए.आई. ओपेरिन ने यह पुस्तक लिखी थी। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। मानव में अवशेषीय अंग कौन कौन से? अभी हमने बात की, बाह्य कर्ण की पेशियां, अपेंडिक्स, ये जो अक्कलदाद आती है वो भी, त्वचा पे रोम, ये सब जो अंग हैं इनका कोई ज्यादा रोल बच नहीं गया, इसलिए ये जो है अवशेषीय अंग के रूप में जीवों में पाई जाती है। तो दोस्तों, जैव विकास से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इन्हें कंठस्थ करिए। जो टॉपिक में हमने पढ़ाया है उसको भी, नॉलेज को आप याद करिए। टेस्ट सीरीज पे टेस्ट देते रहिए। टेस्ट में आपको प्रश्नों में जब भी टेस्ट देंगे अपन तो एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, और आपको टॉपिक पढ़ने के बाद टेस्ट देना है तो उससे आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और हमारे साथ जुड़े रहिए, जल्द ही हम नया टॉपिक और लेके आएंगे। आपको जो विषय है आपके हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से पर्याप्त है, और ये जितना पर्याप्त है आपके हिसाब से उतना ही हम पढ़ाए जा रहे हैं। तो दिशा ई-राइज एप्लीकेशन पे आप टेस्ट दे रहिए और जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।